नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, जिसे भारत ने कभी एहसान देकर पाकिस्तान के जुल्म से आजाद करवाया, भारत ने छोटा भाई समझकर एक नया मुल्क बनाया, जिसे कि वहां के लोग पाकिस्तानी आर्मी के जुल्मों सितम से, हत्या बलात्कार जैसे अपराध से छुटकारा पा सके। लेकिन वही बांग्लादेश आज इतना खतरनाक हो चुका है कि वहां हिंदू खुले हवा में सांस भी नहीं ले सकते। मुल्ला मुनीर से यूनुस की बढ़ती दोस्ती से बांग्लादेश में जिहादी बारूद फटने लगा है। ट्रंप की गोद में बैठे यूनुस के इशारे पर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि सीआईए एजेंट यूनुस का कट्टरपंथी जाल और भारत विरोधी चाल, क्योंकि जो घिनौना काम एक तरफ मुल्ला मुनीर कर रहा है, वही कट्टरपंथी यूनुस भी कर रहा है। कहने को तो नोबेल पीस प्राइज विनर है, नोबेल प्राइज विनर है, लेकिन हरकतें किसी सड़क छाप गुंडे जैसी। बांग्लादेश की सड़कों पर खुलेआम भारत के विरोध में नारे लगाए जा रहे हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर करने की धमकी दी जा रही है और ये सो कॉल्ड नोबेल प्राइज विनर खामोश बैठा है। यानी बांग्लादेश को एक प्रॉक्सी बैटलफील्ड बना दिया गया है। तो वहीं भारत के सबसे पुराने दोस्त रूस ने बांग्लादेश को क्लियर वार्निंग दे दी, जिसे जिहादी मुनीर और पाखंडी यूनुस की नींद उड़ी हुई है। अमेरिका तक खलबली है। रूस ने कहा है कि हमने बांग्लादेश को लिबरेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई और इंडिया रशिया बांग्लादेश टाई बहुत इंपॉर्टेंट टाई है और इसे बर्बाद किया जा रहा है, जो किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इससे भी बड़ी बात, आज की डिबेट में हमने पिछले 1-1.5 साल में बांग्लादेश को कॉर्नर करने के लिए, उसको आइसोलेट करने के लिए, या फिर उसे यह बताने के लिए कि बांग्लादेश गलत रास्ते पर जा रहा है, यूनुस गलत फैसले ले रहा है, क्या मेजर्स लिए, क्या फैसले लिए, और क्या जो फैसले लिए वो सही साबित हुए। आज से 1 साल पहले एआईएमआईएम चीफ अज़दुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में इस क्वेश्चन को उठाया था कि जब हिंदू एट्रोसिटी बांग्लादेश में हो रही है तो हमारी सरकार क्या कर रही है, हमने कौन से कड़े कदम उठाए। उसकी भी चर्चा आज की डिबेट में करेंगे। एक बड़ी पॉलिटिकल डिबेट आज करेंगे भारत के स्टांस को लेकर, भारत के स्टैंड को लेकर, क्योंकि बांग्लादेश को सबक सिखाना होगा। और अगर बांग्लादेश को आज नहीं बताया गया कि बांग्लादेश को लिमिट में रहना चाहिए तो फिर देर हो जाएगी। बांग्लादेश की सड़कों पर खुलेआम हिंदुओं का खून बहाया जा रहा है। हिंदुओं को उनकी पहचान के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। हिंसा के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिशों की परतें भी खुलने लगी। बांग्लादेश की हिंसा आंतरिक नहीं बल्कि प्रायोजित नजर आती है। इसमें विदेशी ताकतों की भूमिका नजर आती है। मुल्ला मुनीर और कट्टर नेटवर्क अपने अपने मोहरे चल रहे हैं। आज हम वही सवाल पूछेंगे जो अब तक खुलकर सामने आ रहे हैं। क्या बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनाने और सरकार जमात की बनाने के लिए बाहरी एजेंसियों ने दखल दिया है? सीआईए एजेंट यूनुस को कठपुतली बनाकर ट्रंप दक्षिण एशिया में क्या प्रभाव बढ़ाने के लिए अस्थिरता को हथियार बना रहे हैं? क्या भारत के विरोध में एशिया में माहौल बनाया जा रहा है जिसमें चीन तक शामिल है? सवाल यह, मुल्ला मुनीर के इशारे पर नाचने वाला यूनुस रूस के हस्तक्षेप के बाद क्या भारत विरोधी साजिशों को शांत कर पाएगा? कंगाल पाकिस्तान खुद तो कटोरा लेकर अमेरिका के दर पर लोन लेने के लिए बार बार बैठा रहता है और वही हालात बांग्लादेश में जिहादी साजिश के जरिए करना चाहता है। बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से बेहतर है क्योंकि उस इकोनॉमी को पालने पोसने का काम भारत ने किया, लेकिन बांग्लादेश एहसान फरामोश निकला। खासकर वहां की नई जनरेशन जो भारत के 7 सिस्टर्स को लेने की बात करते हैं, जो भारत पर कब्जे की बात करते हैं।
इनके एंसेस्टर्स को, इनके फोरफादर्स को हमने आजादी दिलवाई, हमने हथियार उठाए, तब जाकर ये आजाद हुए। वरना पाकिस्तानी इनके साथ गैंगरेप करते थे, मर्डर करते थे, गुलामी करवाते थे, इन्हें जमीन का कीड़ा कहते थे। कहते थे बंगाली बोलने वाले मुसलमान हो ही नहीं सकते, किस बात के मुसलमान हैं। और आज वो इस्लामिक कट्टरपंथी के नारे लगा रहे हैं बांग्लादेश के लोग। हादी के कातिलों को भारत विरोधी गिरफ्तारी का एजेंडा चलाया गया। कट्टरपंथियों पर भारत के खिलाफ शिकंजा दिख नहीं रहा। अल्पसंख्यकों की जिहादियों को सुरक्षा, फ्री हैंड दिया गया है। भारतीयों के लिए वीजा सर्विस पर रोक, बांग्लादेश में इंडियन वीजा सर्विस सस्पेंड कर दी गई। यानी साजिशें भारत विरोधी लगातार हो रही। किसके इशारे पर हो रही दुनिया जानती है। कौन फंड कर रहा है यह भी पता है। पाकिस्तान तो कर नहीं सकता, पैसे ही नहीं, कहां से करेगा। जिस देश का प्रधानमंत्री खुद कटोरा लेकर दुनिया भर में घूम रहा है, वो पाकिस्तान के या फिर बांग्लादेश के इस सिचुएशन को कैसे फंड कर सकता है। फोकस यह है कि भारत को कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी गोल्डमैन सैक्स ने साल 2025 के लिए भारत की ग्रोथ रेट 7.6 अनुमानित की है इस फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन दूसरी तरफ भारत के आसपास की सिचुएशन को देख लीजिए। आप नेपाल देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, आप बांग्लादेश देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए। और यूनुस किस तरह से काम कर रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यही दंगाइयों का बॉस है। खुद हादी को गोली मरवाई, खुद इस कार्रवाई पर चुप रहा। इसके बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी हिंसा भड़काई, एक्शन नहीं लिया, मीडिया संस्थानों पर हमले किए गए, जिहादियों को फ्री हैंड दिया गया। और जिहादी के जनाजे में यूनुस पहुंचा, सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि फरवरी में इलेक्शन दोगे, सबसे पहले कुर्सी यूनुस की जाएगी। यानी कट्टरपंथी यूनुस के इशारे पर बांग्लादेश धधक रहा है और वहां की मीडिया ही अब यूनुस को कटघरे में खड़ा कर रही है। सवाल यह है सबसे इंपॉर्टेंट कि हमने 1.5 साल में क्या किया। जब शेख हसीना को भारत में लाया गया और बांग्लादेश से निर्वासित किया गया, तब से लेकर आज तक कितने हालात बदले। क्या हिंदुओं के लिए चीजें चेंज हुई? नहीं हुई। क्या हिंदुओं के खिलाफ एट्रोसिटी में कमी आई? नहीं आई। क्या हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले खत्म हुए? नहीं हुए। अभी कुछ दिन पहले एक हिंदू व्यक्ति को जिंदा जलाकर बीच चौराहे पर मार दिया गया और बाकायदा जलती हुई लाश को हवा में टांग दिया गया। बांग्लादेश की स्थिति देखिए, जिस बांग्लादेश को हम मदद करते रहे। 1971 में हमने इसको आजादी दिलवाई। हिंदुओं की आबादी मैं आपको बताता हूं, 1974 में 13.5, 1981 में 12.1%, 1991 आ जाइए 10.5%, साल 2001 आ जाइए 9.3%, साल 2011 आ जाइए 8.5%, 2022 आ जाइए 7.95%, और आज तकरीबन 6.5% के आसपास यह आंकड़ा है, जहां तक कि अनुमान बताते हैं। यानी कि जिस बांग्लादेश को हम दूध पिलाते रहे, दरअसल वो आस्तीन में सांप निकला और वहां हिंदुओं की आबादी लगातार कम होती गई। हमने पाकिस्तान किया, हमने पाकिस्तान पर सवाल उठाए, पाकिस्तान में मानवाधिकार संकट को लेकर भी हम दुनिया भर में बोलते रहे। लेकिन क्या हम बांग्लादेश को लेकर बोलते रहे? क्या फिर हम बांग्लादेश को नजरअंदाज कर गए? चाहे पूर्ववर्ती सरकारें रही हो, चाहे मौजूदा सरकार रही हो, आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश में कभी हिंदू सुरक्षित थे ही नहीं और बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में आकर मौज मार रहे हैं। इसलिए सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्या वक्त आ गया है कि बांग्लादेश को आइसोलेट किया जाए, नॉर्थ ईस्ट में रंगपुर को जोड़कर चिकन नेक को 222 किलोमीटर चौड़ा कर दिया जाए, कॉक्स बाजार को भी नॉर्थ ईस्ट से जोड़ दिया जाए, जिससे नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ों के साथ साथ बीच फैसिलिटी भी हो जाए। तब जाके बांग्लादेश को उसकी औकात पता चले कि भाई आपने जो क्या किया और आपको क्या हासिल होना चाहिए।
बांग्लादेश में एक साल पहले भी हिंदुओं के खिलाफ ऐसी ही हिंसा हुई थी और ये लगातार जारी है। आंकड़े मैंने आपको दिखाए हैं, इसमें कोई दबी छिपी बात नहीं है। और अगर हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए नहीं बोलेगा तो कौन सा मुल्क बोलेगा? मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, या अमेरिका, या यूरोप? सुनिए एक साल पहले असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, क्या सवाल पार्लियामेंट में उठाया गया था। And we have committed $10 billion to the development of Bangladesh. What steps is this government taking to ensure that the Hindus in Bangladesh are protected and temples are protected? And what steps is this government taking to stop this dumping of fabrics from Bangladesh, which is destroying the power loom industry in India? एक साल पहले असदुद्दीन ओवैसी कह रहे $10 मिलियन देने का वायदा किया और हुआ कुछ नहीं। सरकार क्या एक्शन ले रही है बांग्लादेश के खिलाफ? बहुत गंभीर सवाल है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल, अनंत अमित प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर शिवानंद हुल्ल्यालकर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यश भारती प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रंजन सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीए डॉक्टर अमन चुग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं रविंद्र के द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हिंदू सेवा संघ, विश्व हिंदू सेवा संघ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अनंत अमित से पहला सवाल मैं जानना चाहूंगा, पिछले 1-1.5 साल के दरमियान अनंत अमित जी, बांग्लादेश को यह बतलाने के लिए कि बांग्लादेश का जन्म ही भारत की वजह से हुआ, इंडियन आर्मी की वजह से हुआ, और बांग्लादेश को नर्क से आजादी दिलाने वाला ही भारत था, आज की जनरेशन को यह समझाने के लिए हमने क्या कदम उठाए? विवेक जी, जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात हैं, और आपने देखा हो कि भारत में भी, भारत के कई डिस्ट्रिक्ट में, कई राज्यों में जिस तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ दीपू दास के निर्मम हत्या के बाद जो आक्रोश हिंदुस्तान के लोगों में देखने को मिला है, यहां तक नेपाल में भी लोग सड़क पे उतरे हैं इसके खिलाफ, तो निश्चित तौर पे भारत सरकार ने पिछले 1.5 वर्षों से जो स्थिति बनी हुई है, जो नोबेल पुरस्कार विजेता जो है वहां पर फर्जी आदमी जो बैठा हुआ है मोहम्मद यूनुस, वो सिर्फ एक ही षड्यंत्र रच रहा है कि किस तरीके से भारत को कमजोर करना है, और उस षड्यंत्र के पीछे निश्चित तौर पे चाइना और पाकिस्तान का हाथ है, और भी कुछ कंट्री हो सकते हैं। और भारत सरकार लगातार 1.5 वर्षों से बहुत गंभीर मामलों को लेकर भारत सरकार ने चटगांव के जो कि बच्चे वहां से बांग्लादेश से पढ़ने के लिए आते थे, मेडिकल और तमाम पढ़ाइयों को, वो भी बंद कर रखा है, और भी कई चीजें पैसे देने बंद कर दिए। आज बांग्लादेश हमारे पैसों पे पल रहा है, हमारे रोटियों पे पलने वाला बांग्लादेश हमें आंख दिखाने की जरूरत जो कर रहा है, और उसका बगावती पोस्टर बॉय उस्मानी हादी जिस तरीके से वहां पे चिकन नेक की बात कर रहा था, वहां पे 7 सिस्टर की बात कर रहा था, और उसकी हत्या निश्चित तौर पे इसी ने कराई है, यूसुफ ने कराई है, और एक दुनिया को मैसेज देने के लिए। लेकिन विगत 18 तारीख की घटना ने हिंदुस्तान को झकझोर दिया है, और हिंदुस्तान में हमारी सरकार है, और हमारी सरकार ने बांग्लादेश को कहा है, कूटनीति के तहत भी कहा है, और आनंद भाई पिछले 1-1.5 साल से हम झकझोरते ही जा रहे हैं, हम इसके आगे क्या कर रहे हैं, मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूं। नहीं, झकझोरने के साथ उसको औकात भी बता रहे हैं, और अभी हमारी सरकार ने उसको जवाब उसी तरीके से देंगे ना। लेकिन जो भारत में भी कुछ गद्दार बैठे हुए हैं, हम बार बार आपको विवेक जी मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2004 में यूपीए की सरकार थी और जायसवाल साहब गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा आज हिंदुस्तान में बांग्लादेशियों की घुसपैठियों की संख्या 12 मिलियन है, जो कि 2016 में जब हमारी सरकार 14 में बनी वो 20 मिलियन हो चुका था, और 14 के बाद से आज तक में हमने ये प्रयास किया है कि जो हिंदुस्तान में घुसपैठिए, तो कोई भी देश करता है सर, वो तो अमेरिका भी डिपोर्ट करता है ना अमित भाई, अमेरिका भी डिपोर्ट करता है अवैध प्रवासियों को, हम भी करेंगे, तो ये तो रूटीन वर्क है सर। आप अगर बांग्लादेश के ऐसे अच्छे टाइज होते तो आप अवैध प्रवासियों को अलाउ कर देंगे, ऐसा थोड़ी होगा, हो सकता है क्या? नॉट इम्पॉसिबल। घुसपैठियों को लेकर हम सड़क से लेकर सदन तक में ये कहते रहे कि जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहां की तत्कालीन सरकार से भी हम कहते रहे, हमारी सरकार आने के बाद 2217 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो भी रूटीन वर्क है सर। आनंद भाई, ये भी रूटीन वर्क है। आप बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं करेंगे, अगर बांग्लादेश से अच्छे टाइज होंगे हम बॉर्डर फेंसिंग नहीं करेंगे, करेंगे ना, ये भी रूटीन वर्क है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, पिछले 1-1.5 साल में ऐसा क्या किया हमने बांग्लादेश के खिलाफ जिससे बांग्लादेश को एक मैसेज क्लियर कट गया हो कि आप समझ जाइए या फिर आप दायरे में औकात में रहिए, आप बात खत्म हो गई? उनके वो बंद किए,
जहां से बच्चे आ रहे थे पढ़ने के लिए, उस सेंटर को बंद किया है। हमने गोड्डा का प्लांट जो है, वो अब जो बिजली जो हम बांग्लादेश को दे रहे थे वो भी पिछले 4 महीने से बंद है। तमाम हमने पैसे देने जो जो निश्चित तौर पे ओवैसी साहब का आप दिखा रहे थे, उस समय की बात थी, और आज पिछले 6 महीने से लगातार भारत सरकार की नजर उन पर है और हम सारे अपने संसाधनों को उनको देने से मना कर रहे हैं। लेकिन कुछ कूटनीति होती है, उस कूटनीति के तहत सरकार काम कर रही है, और निश्चित तौर पर बांग्लादेश के जो हालात है, हमारी सरकार की पैनी निगाहें हैं उस पर, और हम उनके हमारी सरकार ने उनसे बात करके कहा है कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ जो वहां की तत्कालीन सरकार जो व्यवहार कर रही है वो उससे बाज आए, नहीं तो उसके कड़े परिणाम भुगतने के लिए बांग्लादेश भाई साहब तैयार वो है। छोड़िए, वो कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आपस यहां मिला लेंगे, और ये खुलेआम वॉर मॉन्गरिंग वहां की सड़कों पर चल रही है। वो कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इधर लेते आएंगे। मैं चुग साहब का रुख कर रहा हूं, चुग साहब शायद इसको थोड़ा डिटेल में समझा पाए कि पिछले 1-1.5 साल में इंडिया ने क्या मेजर्स लिए हैं। अमन चुग सर। नमस्कार है जी, जय भारत है। मुझे लगता है कि जय भारत, जय हिंद सर। स्टेप्स, भारत की जो स्टेप्स हैं बांग्लादेश में तो डायरेक्टली देखने को नहीं मिले हैं, एंड मैं यहाँ पे कहूंगा कि गवर्नमेंट ने कोई ठोस सबूत या ठोस स्टेप्स नहीं लिए हैं। मगर मेरे को ऐसा लगता है कि 2026 में इनका प्लान ऑफ एक्शन वेस्ट बंगाल से होते हुए हमारी आर्म्ड फोर्सेस के तहत बांग्लादेश में एक्शन की तैयारी है अब। क्योंकि ये जो डिप्लोमेटिक जो बातचीत कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि ये हमें समझना है कि इसमें 2-3 एंगल हैं। मैं कई बार कहता हूं कि थोड़ी हिस्ट्री और थोड़ी इकोनॉमिक्स तो समझ आएगा पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स। भारत की ग्रोथ, जैसे आपने मेंशन किया कि हम फ्रेजाइल 5 से टॉप 3 में पहुंचे, इसमें हमें यह जानना जरूरी है कि डीप स्टेट का पैसा भारत की इस ग्रोथ में नहीं लगा, इसलिए अनरेस्ट अक्रॉस भारत सब कॉन्टिनेंट में क्रिएट किया गया, कभी श्रीलंका के थ्रू, कभी नेपाल के थ्रू, एंड अभी बांग्लादेश के थ्रू। 40 लाख रुपए टका दिए गए हैं अननोन गनमैन को, कई लोगों को मारने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीपी के लीडर्स को भी वगैरह वगैरह। तो ऑब्वियसली यहां पे कहीं ना कहीं यूएस का डायरेक्ट एंगल है, क्योंकि ट्रंप की बात नहीं सुनी जा रही है। इसमें भी जो स्टेटमेंट जो वहां से आ रही है कि जी 200 साल पुरानी दुश्मनी है, अगर आप मेरे को मौका देंगे मैं 200 साल का लिंकेज भी बताऊंगा, क्योंकि वहां पे लिंकेज कहां से पैदा हो रहा है वो 200 साल का। मगर यहां पे क्लियर कट लफ्जों में लोकल यूएस एम्बेसडर जो है वो ट्वीट करता है, फ्रांस के अथॉरिटीज ट्वीट करते हैं कि उस्मान हादी का मसैकर किया गया, शर्मनाक बात है। मगर उस्मान हादी एक फॉडर था, बड़ा वाला सीन क्रिएट करने के लिए कोई और पर्सन है जिसका ये 200 साल का जो लिंकेज बता रहे हैं। ऐसे ही अरब स्प्रिंग भी करा गया था जो ओबामा के टाइम पे किया गया था। आज के में ट्रंप एक तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट का स्प्रिंग करवाना चाहता है, ताकि जो ट्रेड वॉर जो पर्सपेक्टिव है या ट्रेड जो डील है, भारत कई जगह तो निपटा रहा है मगर यूएस को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। तो ये दोनों एंगल है। आप मौका देंगे तो ऑब्वियसली मैं 200 साल पुराने का जो लिंकेज है वो भी बता दूंगा, एंड फिर जो टेरिफ वॉर के पर्सपेक्टिव से जो उसका लिंकेज है वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, वो भी जानेंगे। लेकिन शिवानंद हुल्यालकर जी के पास जा रहे हैं। अपने देश में निंदा प्रस्ताव का दौर जारी है, फिर से एक बार से सारी पार्टियां निंदा कर रही हैं, कड़ी शब्दों में आलोचना की जा रही है, कड़ी शब्दों में निंदा की जा रही है। शिवानंद जी ने भी कड़ी शब्दों में आलोचना और निंदा की होगी। शिवानंद जी को लगता है कि ईवीएम और बाकी मुद्दों पर, एसआईआर पर पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए, लेकिन हिंदू एट्रॉसिटी जो पड़ोसी देशों में हो रही है उस पर बात नहीं होनी चाहिए पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में इस पर जिक्र नहीं होता है, इवन अपोजिशन भी सवाल नहीं उठाता है, जो कि एक स्ट्रांग अपोजिशन है, वो भी बात नहीं करते अपोजिशन में कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। शिवानंद हुल्यालकर जी, क्या ये अपोजिशन की भूमिका है? गुड इवनिंग विवेक सर और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग। देखिए, देश सर्वोपरि है। प्रियंका गांधी जी ने खुद पार्लियामेंट हाउस में मुद्दा उठाया, नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नजरअंदाज कर दिया, अमित शाह जी नजरअंदाज कर दिया, ओम बिरला तो पूछो मत, नहीं ये बात मत कीजिए, ये बात मत कीजिए, तो चलता है सर। बीजेपी जीतने के लिए आए हैं, हम समाज सेवा के लिए आए हैं। दूसरी बात, हिंदुओं को जिस तरह से बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, प्रियंका जी ने सवाल कब उठाया था ये आप बताएंगे मुझे? थोड़ा टाइम वगैरह कुछ बता सकते हैं? पार्लियामेंट के अंदर क्या क्वेश्चन आवर में उठाया, 0 आवर में उठाया, कब उठाया ये सवाल प्रियंका जी ने? प्रियंका गांधी जी ने दूसरे मीडिया कर्मियों से बातचीत में सवाल उठाया था, ये मुझे पता है, इतनी जानकारी है मुझे।